जहां आर्यभट्ट, सीवी रमन, कल्पना चावला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने जन्म लिया था। जी हाँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ प्यार, नम्रता, सहनशीलता, अमन, दया, करुणा की देवी स्वर्गीय श्रीमती मनका देवी जी, शहीद डॉक्टर राम बहादुर यादव जी। जी हाँ, मैं उस देश का नागरिक। असेंबली में अपने बातों को व्यक्त करने का मौका मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव और सम्मान का विषय है और मैं आभारी हूँ अपने माता पिता, खासकर अपनी नानी जी का, जो मुझे बचपन में किसी प्रकार की मनगढ़ंत कहानी ना सुनाकर बल्कि रानी लक्ष्मीबाई की शेरपना, सावित्रीबाई फुले की कठोरता, भगत सिंह के जुनून, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष और संविधान की बात बताई। और मैं अपने माता पिता और गुरुजन से ही इस भारतीय तिरंगे और इस भारतीय संस्कृति पर गर्व करना सीखा हूं, जिसके फल से मैं आज वतन की बात कर रहा हूं। और वतन की बात तो करे जिसमें कुवत हो लहू बहाने और पसीना बहाने के इस मिट्टी के लिए। जहां तक मेरी बात है तो मेरे लिए धरती सबसे खूबसूरत थी, है और रहेगी। कहा जाता है ने, दरियाब तेरी खैर नहीं बूढ़ों ने बगावत कर ली है, कि दरियाब तेरी खैर नहीं बूढ़ों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा मरने को किसको खौफ यहाँ, कि हम परवाने मौत समा मरने को किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि आज गणतंत्र दिवस है और हम लोगों को ये भी मालूम है कि आज हमारा देश एक लोकतंत्रीय देश है। सिविक्स में हम लोग मिस्टर अनिल सर के माध्यम से पढ़े थे कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच आर इलेक्टेड बाय पीपुल। हम लोग सिविक्स के साथ साथ इतिहास भी पढ़ रखा है, जिनमें से हमने जाना है कि हमें लोकतंत्रीय देश बनाने के लिए, हमें आजाद कराने के लिए हमारे देश के वीरों ने क्या क्या त्याग, क्या क्या बलिदान दिए हैं, ये हमने पढ़ रखा है। और जो पीढ़ी अपनी इतिहास भुला देती है उसका कोई भविष्य रहता होता है नहीं। अक्सर मिस्टर धर्मेंद्र की वो लाइनें याद आती हैं जो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कभी सुनाते थे कि होकर मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, कि होकर मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पैरों पर खड़े रहोगे, कि एक ही पैरों पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे, धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए, मगर राह पर चलते रहिए। आजादी की पहली कदम ठीक आज से 164 साल 8 महीना 18 दिन पहले 10 मई 1857 को मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम जंग का बिगुल फूंका गया था। इसमें कई भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर कई अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतार दिए थे। यह घटना मेरठ में हुआ और इस विद्रोह ने भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नामों से जाना जाता है। और इस विद्रोह ने साबित कर दिया था कि अगर हम सब भारतवासी मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे तो अंग्रेजी शासन का ईंट से ईंट बजा देंगे। कहा जाता है ना, मिस्टर नीलेश सर की वो लाइनें हैं कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं, कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इस विद्रोह में सभी शामिल थे, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जमींदार हो, जिसमें से बरेली से खान बहादुर शाह, बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से हजरत महल, ये सब मिलकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से हिंदुस्तान की वीर सुपुत्री जिसने एक नई ही क्रांति लाई थी, कहते हैं ना
1857 में लाई जिसने नई क्रांति थी, कि 1857 में लाई जिसने नई क्रांति, पटन वीरांगना पर अंग्रेजों को धूल चटाई थी, बन गंगाधर राव की पत्नी झांसी की रानी कहलाई थी, डलहौजी की हफ्ते को जिसने आग लगाई थी, धरती माँ की वीर सुपुत्री बनकर जान गंवाई थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ऐसे ही हिंदुस्तान के दो वीर सुपुत्र राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक जी, ये दोनों दोस्त थे। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू और अशफाक जी पठान। अशफाक जी राम प्रसाद बिस्मिल से छोटे थे। जब फांसी की सजा हुई तो अशफाक जी के आंखों से आंसू आ गए, तो राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक जी को गले से लगाकर कहते हैं कि मेरा शेर रोता है, ये तो मादरी वतन पर मौत का वक्त है। तो अशफाक जी राम प्रसाद जी के गले से लिपट कर कहते हैं कि साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे मौत आ रही है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि आप तो हिंदू हैं, आप में तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आप इस वतन पर, इस मिट्टी पर, इस हिंदुस्तान पर कुर्बान होने के लिए दोबारा आ जाएंगे। हमें एक ही जन्म मिला कि मैं इस मिट्टी पर कुर्बान हो पा रहा हूं। मैं सलाम करता हूं ऐसे वीरों को। कहते हैं ना कि आओ देश का सम्मान करें, आओ वीरों की शहादत याद करें, कि आओ देश का सम्मान करें, आओ वीरों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए हैं इस वतन पर, आओ उन्हें सिर झुकाकर सलाम करें, आओ उन्हें सिर झुकाकर। ऐसे ही एक और देशभक्त की कहानी भगत सिंह को। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उनकी मां विद्यावती जी भगत सिंह के पास गई, तो भगत सिंह अपने मां से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं कि मां, कल जब ये तेरा बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा तब तुम रोगी तो नहीं, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोगी तो नहीं? तो भगत सिंह के मां के तरफ से एक उत्तर आता है कि बेटा, देशभक्त की जननियां तो अपने रक्तों से गुलामी की दाग धोती हैं और राष्ट्र हित पर शेरों की मां कभी नहीं रोती हैं। तू तो शेरों का शेर, बब्बर शेर है, मैं तेरी शहादत पर कैसे रो सकती हूँ? और कहा, ले आजादी की दुल्हन, मैं यहाँ सगुन के लड्डू बंटवाऊंगी, जा बेटे जा, ले स्वतंत्रता का टोला, मैंने अपने हाथों से रंगा तेरा बसंती चोला, रंगा तेरा बसंती चोला। जन्म जन्म पुनर्जन्म का जब फल देता है विधाता, तब कोई नारी होती है शहीद की माता। आज के इसी जुनून के कारण हर युवाओं के जुबान पर एक लाइन रहती है कि सीने में आग हृदय में जुनून रखता हूँ, कि सीने में आग हृदय में जुनून रखता हूँ, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में वीर भगत सिंह बसते हैं, वीर भगत सिंह बसते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे नायक की जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नामों से जानते हैं, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने का काम किए थे। जब हमें आजादी मिली तो हमारा हिंदुस्तान देश एक दो नहीं बल्कि 565 अलग अलग छोटे राज्यों और रियासतों में बटा हुआ था। तो सरदार पटेल जी उन 500 रियासतों को एक कर एक अखंड भारत का मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, और जीने का मजा भी आएगा। उन अलग अलग रियासतों में अपने कानून चलते थे, अलग अलग कानून चलते थे। अब बात आई कि एक ऐसा मसौदा तैयार होना चाहिए जो सबको समानता अधिकार दे, जिसके नजरों में सब समान हो। तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी नेताओं ने मिलकर 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किए, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को बस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, जिसमें आज वर्तमान में 470 अनुच्छेद से युक्त 25 भाग है, 105 संशोधन हुए हैं, 12 अनुसूचियों वाला यह संविधान निर्माण कर
भारत को विश्व का सबसे लोकतंत्रीय लिखित संविधान देकर इस देश से अंग्रेजी शासन को जड़ से खत्म कर लोकतंत्री शासन का परचम लहराए थे। इनके लिए दो लाइन है कि बनकर सूरज चमका एक इंसान, कि बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गया सबके भले का काम, बना गया हमारे देश का संविधान, बना गया हमारे देश का संविधान। और मैं इसी संविधान का पुजारी हूँ, ये मेरी जान है, जिसकी पावर से आज एक साइकिल से चलने वाला है, एक फॉर्च्यूनर से चलने वाला है, एक BMW से चलने वाला, एक मंदिरों में जाने वाला, मस्जिदों में जाने वाला, गिरजाघर में जाने वाला, गुरुद्वारों में जाने वाला, एक किसान, एक अंबानी अंबानी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर इन सबका वोट बराबर है तो संविधान की पावर है। तो इसे साफ पता चलता है कि हमारा संविधान सबको समानता अधिकार देता है। हम लोगों को यह भी मालूम है कि हमारे देश में एक वोट की कीमत क्या होती है, एक आम नागरिक की कीमत क्या होती है। और जिसे नहीं मालूम वो उत्तर प्रदेश में 10 मार्च 2022 को देख सकता है कि यहाँ की आम जनता जिसे चाहेगी वही देश का शासक होता है, वही राज्य का शासक होता है। कहते हैं ना कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझको तेरे संविधान से मिला। कि औरों को जो मिला, कि औरों को जो मिला वो तो मुकद्दर से मिला, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला, तेरे संविधान से मिला। और इसी संविधान के पर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं, जिसके अंतर्गत राइट ऑफ स्पीच आता है। लेकिन सबसे दुखद की बात यह है कि कुछ लोग राइट ऑफ स्पीच पाकर हमारे तिरंगे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, भारतीय संविधान, यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों जो हमें आजादी दिलाई वो सबकी तौहीन करने लगते हैं। तो हम लोग गांव में एक ठेठ भाषा में बहुत अच्छी कहावत है कि बानर का जाने आदि के स्वाद। थोड़ा सा हिंदी के उच्चारण में हम कहें तो कहा जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मैं इसी तर्ज में कह देना चाहता हूं कि देशद्रोही क्या जाने देश का प्यार। और ऐसे देशद्रोहियों को मुझे सख्त नफरत है, खासकर उन लोगों से जो संविधान की तौहीन करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर हमारा संविधान हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार देता है तो वहीं पर हर नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य भी देता है। और प्रथम मौलिक कर्तव्य यही बताता है कि हमें एक भारतीय नागरिक होने के कारण इस भारतीय संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना है, इसका इज्जत सम्मान करना है। और दूसरा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि जिन इंसानों के कारणों ने हमें आजादी दिलाई, हमें लोकतंत्रीय बनाया, उनका हमें आदर सम्मान करना है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये जो संविधान में मौलिक कर्तव्य कहते हैं वो कह रहा हूं। और जिन्हें भारतीय संविधान नहीं पसंद, जिन्हें भारतीय तिरंगा नहीं पसंद, जिन्हें भारतीय राष्ट्रगान जो है नहीं पसंद, जिन्हें हिंदुस्तान नहीं पसंद, वो अपनी स्वेच्छा से इस हिंदुस्तान को छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे देशद्रोहियों के कारण कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। कहते हैं ना तीरों से न तलवारों से, कि ना तीरों से न तलवारों से हमारा देश तबाह हुआ है, और होगा तो देश के गद्दारों से, देश के गद्दारों से। अभी हमने जिक्र किया राष्ट्र ध्वज तिरंगा की, तो मैं बता देना चाहता हूँ इसमें 3 रंग होता है, केसरिया बलिदान का, सफेद अमन शांति का, हरा हरियाली का। और जो इसमें 24 चक्र होता है वो ये दर्शाता है कि हमारा देश में 24 घंटा राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। लेकिन सबसे दुखद की बात यह है कि कुछ लोग, तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे आप भ्रष्टाचार ही ले लीजिए, इसमें ये रहता है कि हीरा चोर हो या खीरा चोर,
चोर तो दोनों होते हैं, लेकिन वहीं पर हीरा चुराने वालों पर कार्रवाई हो जाती है, हीरा चुराने वाले पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है जब तक हाथरस जैसे अनेक घटना दिन पे दिन घटती रहेंगी, तब राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। और तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है जब एक महिला रास्ते पर चलते अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगी, तब राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। और तब राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है जब एक हत्यारा किसी निर्दोष इंसान की हत्या कर सत्ता की मदद लेकर, सत्ताधारियों की मदद लेकर शान से घूमता है, तब राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। और हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसकी 100% जिम्मेदारी हो देश की व्यवस्था का, ना कि संविधान का। क्योंकि देश व्यवस्था माने संविधान ही नहीं होता है। देश व्यवस्था माने ये होता है कि देश को चलाने का जो तरीका होता है वही देश व्यवस्था कहलाता है। और जो सत्ता पर बैठा होता है उस संविधान का प्रयोग कर देश चलाता है। आज भी हमें वो दिन याद है, 24 नवंबर 1949 को, जो कभी हमने किताबों में पढ़ा था कि जब संविधान का निर्माण कर संविधान सभा में संविधान गया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इज्जत सम्मान वहां के जो सदन में लोग थे वो देने लगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस संविधान पर बोलने का मौका भी मिला। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर इसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और इस संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर इसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। क्या कहा जाता है ना, तुम्हारी हर परेशानियों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। तो हम सब युवाओं को मिलकर इस संविधान को बचाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, किसी भी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, तो हमें हंसकर कबूल करना चाहिए। कहा जाता है ना कि हम युवा देश की ताकत हैं, कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। तिरस्कार नहीं होगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, कि तिरस्कार नहीं होगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक। नव भारत को भी दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे, चिर युवा नाम से जानेंगे। मैं ज्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए बस 2 लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें गर्व है अपने और अपने भारतीय तिरंगे पर, भारतीय संविधान पर, राष्ट्रगान पर। हमें उन एक एक इंसान पर गर्व है जो जिनका इतिहास में नाम है, जो बेनाम है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमें बेनामी और नामी लोगों पर गर्व है, और गर्व ही नहीं, पूरी तरह से घमंड है। और एक घमंड श्रीलंकी रावण का नहीं है, ये घमंड भारत माता पर जन्मा एक बेटे की है, भारत माता का सुपुत्र का है, जिसकी जान जा सकती है, जिसकी सांस टूट सकती है, लेकिन एक घमंड नहीं टूट सकता है। तो जय हिंद, जय भारत।